रख हौसला वह मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाऊंगा, और उसी सीरीज़ में आज है क्लास नंबर 13। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सबसे सिलेक्टेड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा चुका हूं, और उसके साथ मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी करवा सका हूं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट 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 में भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास नंबर 13, और उसमें हम देखेंगे आज समाज से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक और थ्योरी। यकीन मानिए कि अगर आपने आज से पहले समास कहीं नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपका समास में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी जीवन में कभी नहीं होगा, और आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस उठा लीजिएगा, आपसे वो क्वेश्चंस 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं हम आज समास के फुल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ। जी हाँ, हम इसमें आज पूरा समास देखेंगे एक नज़र में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले समास होता क्या है, समास को हम पहचानेंगे कैसे, समास होता क्या है समझते हैं। तो शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम समास बोलते हैं। पहली बात समझिए कि शब्दों के मेल से बने शब्द को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब समझते हैं आगे इसका और डिफिनेशन समझते हैं अच्छे से। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को हम समास बोलते हैं। सही बात है, दो या दो से अधिक शब्दों के का परस्पर परस्पर मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलकर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं समास बोलते हैं। नोट समझिए, संक्षिप्तीकरण को ही क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जो संक्षिप्तीकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समास बोलते हैं। चलिए, यानी कि छोटा रूप उसका। अब समझते हैं समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो समझिए यहाँ से समास के भेद या प्रकार। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास। अब देखिए आगे तीसरा तीसरा होता है इसका तत्पुरुष समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है अविभाव समास, छठा होता है बहुव्रीहि समास। चलिए तो हम बारी बारी से सभी समास को हम देखेंगे, ट्रिक के साथ, थ्योरी के साथ सब कुछ देखेंगे, और एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मेरा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर हम इसको ट्रिक के देखेंगे। तो चलिए, जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास बोलते हैं। यानी कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद मतलब क्या, बाद वाला पद क्या होता है, दोनों प्रधान होता है, तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब ट्रिक समझिए, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। लोप मतलब क्या, लोप यानी कि योजक चिन्ह क्या होते हैं, गायब होते हैं। ठीक है, लोप होता है उसका। अब आगे ट्रिक समझते हैं अगले। नेक्स्ट है ट्रिक, द्वंद्व समास में और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ये भी याद रखिएगा, द्वंद्व जो समास होता है इसमें क्या होता है, जो और विभक्ति चिन्ह होता है इसका क्या होता है, लोप होता है। अगला, द्वंद्व समास में शब्द आपस में विपरीत यानी कि उल्टा होते हैं। सही है, द्वंद्व समास में क्या होता है, जो शब्द होता है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए जैसे समझते हैं यहाँ से समझिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, माता पिता, माता का उल्टा क्या होता है, पिता होता है कि नहीं। जैसे राम का उल्टा क्या होता है, कृष्ण होता है। भाई का भाई उल्टा क्या होता है, बहन होता है। अन्न का क्या होता है, जल होता है। सुख का क्या होता है, दुख होता है। आटा का क्या होता है, दाल होता है। तो ये सब क्या है, हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप एक बार याद रखिएगा कि कहीं कहीं आपको योजक चिन्ह नहीं दिया रहा होगा, लेकिन आपको अगर शब्द उल्टा मिले तो आपको द्वंद्व समास ही लगाना है। ये याद रखिएगा माइंड में हमेशा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रात और दिन, तो बताइए कि रात दिन कौन समास है, तो आपको बोलना पड़ेगा यह द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह हो या ना हो, लेकिन शब्द क्या होना चाहिए, आपस में उल्टा होना चाहिए, तो होता है यह द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिए तो रात दिन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समास के प्रकार को देखते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास, और हम देखेंगे द्विगु समास। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। इसके ट्रिक क्या है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। क्या होती है इसकी ट्रिक है, द्विगु समास में संख्या की क्या होती है, प्रधानता होती है। चलिए अब समझते हैं, ट्रिक से समझते हैं अच्छे से। यानी बोला गया है इसमें
ट्रिक में कि द्विगु समास की जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है बस। यानी कि द्विगु समास में जो पहला पद जो आएगा, यानी कि कोई भी शब्द है उसका अगर पहला पद अगर संख्यावाचक होगा तो होगा मेरा द्विगु समास। ये याद रखिएगा। जैसे समझते हैं यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से, समझिए एग्जाम्पल को। जैसे है यहाँ पर नवरत्न, तो नव मतलब क्या होता है? नव मतलब 9 रत्नों का समूह, यानी 9 आया कि नहीं, ये संख्यावाचक है कि नहीं? 9 मतलब क्या? 9। चलिए उसके बाद है सेकेंड में सप्तदीप। सप्त मतलब क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है, तो 7 दीपों का समूह। अब देखिए यहाँ त्रिभुवन, त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है ना, भुवनों का समूह। उसके बाद सप्त मंजिल यानी कि 7 मंजिल। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी शब्द के पहले यानी कि पूर्व पद में संख्या का बोध हो या संख्यावाचक शब्द आए तो वहां पे होता है कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास और द्विगु समास में आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि द्वंद्व समास द्विगु समास में बहुत बच्चे गलती करते हैं, है ना, एग्जाम में, इसीलिए मैंने उनको एक साथ ले लिया। चलिए अब आगे समझते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेरा कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। ये समझिएगा बहुत अच्छे से इसको। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास कहलाता है। समझिएगा, यानी कि जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है? इसका विशेष्य यानी कि उसकी विशेषता बताता है, तो वो होता है मेरा कर्मधारय समास। चलिए हम इसको समझते हैं ट्रिक से कि कर्मधारय समास होता क्या है। तो समझिए, जिस शब्द में संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जिस शब्द में संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वहां पे होगा कर्मधारय समास। बस हो गया, सही है। अब एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका है कर्मधारय समास का, काली मिर्च। अब बताइए यहाँ पर काली है जो मिर्च, तो बताइए इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है कि काला कौन है? मिर्च। और मिर्च क्या है? ये सब संज्ञा है कि नहीं बताइए हमको, ये संज्ञा है कि नहीं? है संज्ञा। जैसे नीलकमल, तो नीला है जो कमल, कमल क्या होता है? ये संज्ञा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द जिसकी यानी कि कोई भी संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो होता है कर्मधारय समास। जैसे पीताम्बर, पीत मतलब क्या? पीला है जो अंबर, है ना, आकाश यहाँ पर संज्ञा हुआ ना। यानी कि चलिए, यानी कि कोई भी संज्ञा है अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है तो हो जाएगा मेरा कौन सा समास? तो हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, है ना, चंद्र के समान मुख वाली, जो चंद्र इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गया, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। चलिए तो आप समझ में आ गया आपको कि अगर किसी भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वहां पे होता है कर्मधारय समास। चलिए अब आगे नेक्स्ट समास के प्रकार को हम देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद है अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास होता क्या है समझते हैं। जिस समास के पूर्व पद अव्ययी हो तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, आगे ठीक समझिए, ठीक से समझ में आएगा अच्छे से। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। सही बात है कि प्रत्येक जो उपसर्ग लगा हुआ शब्द जो होता है वो कहलाता है अव्ययीभाव समास। अब उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले लगता है, ये याद रखेगा, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो ऐसा कोई भी शब्द मिले और उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग हो तो आपको लगाना है इसमें कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल है यथासंभव। चलिए यथास्थान, यथासंभव भी होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे यथास्थान दिया है तो स्थान के अनुसार। यथा इसमें क्या है? यथा इसमें क्या है? उपसर्ग है। जैसे आजीवन, जीवन भर, इसमें आ क्या है? एक उपसर्ग है। जैसे प्रतिदिन, इसे प्रति क्या है? उपसर्ग है। यथा समय, यानी कि यथा इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां पे होता है कौन सा? अव्ययीभाव समास। अब एक और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रिक के साथ। जहां समान शब्दों का दोहराव हो तथा योजक चिन्ह भी लगे हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में जाके। कैसे बताते हैं। जैसे रात रात, आप कोई बच्चे यहाँ पर क्या लगा देंगे? द्वंद्व समास लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर वहां द्वंद्व समास में क्या होता था कि शब्द आपस में क्या होते थे? विपरीत होते थे, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या होंगे? सेम होंगे। ये याद रखिएगा, द्वंद्व समास में शब्द विपरीत होते थे, लेकिन अव्ययीभाव समास में जो शब्द होगा वह सेम होगा, सेम शब्द रिपीट होगा 2 बार। जैसे रात रात, काम काम, बातों बात, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये भी अव्ययीभाव समास के ही उदाहरण है। आप लोग अच्छे से इसको कंसेप्ट के साथ समझ के इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए जब इसका मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इसका जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो मैं वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो कि एग्जाम में हाल ही में आए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और इंपॉर्टेंट समास के प्रकार को।
चलिए, अब उसके बाद जो समास के प्रकार आते हैं वो आते हैं बहुव्रीहि समास। समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, हम बहुत ही समझाएंगे इसको आपको। चलिए, बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरा अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा समास जिसके कोई पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, जबकि उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वही होता है मेरा बहुव्रीहि समास। अब समझिए, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था, ये कोई तीसरा अर्थ देता है, सही बात है, ये कोई देता है तीसरा अर्थ देता है। जैसे समझिए, जैसे समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे पहला में है दशानंद, यानी 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। तो बताइए, दशानंद हम किसको कहते हैं? रावण को बोलते हैं। तो दशानंद से कोई भी अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम इसका कोई तीसरा अर्थ निकला, रावण इसको बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात किसको बोलते हैं? नीलाकंठ इसका होता है शिव जी को, यानी कि शिव जी का, यानी कि शंकर जी का। तो हम कह सकते हैं कि नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो कोई तीसरा अर्थ निकला कि नहीं? नीलकंठ से कोई असली अर्थ नहीं निकला, लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ निकला, शिव जी। जैसे लंबोदर, अब बताइए किसका उदर लंबा है? तो यह है गणेश जी। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो तीसरा अर्थ कोई दे, ठीक है, वही होता है क्या? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जो तीसरा अर्थ दे वही होता है बहुव्रीहि समास। चलिए, अब आगे नेक्स्ट है गिरिधर, यानी कि गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जी, है ना। गिरधर यानी कि जो गिरी मतलब क्या होते हैं? पहाड़ को धारण किसने किया था? श्री कृष्ण जी कहा था, किया था। तो क्या, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो क्या हो, तीसरा अर्थ दे, सेम अर्थ न दे, तो ही होता है, अब क्या होता है इसको, और बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और लास्ट उसका। चलिए, अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। आप समझते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है? चलिए, और इसके प्रकार को भी हम देखेंगे अच्छे से। चलिए, तो पहले देखते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। तो जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। गौण मतलब क्या होता है? प्रधान नहीं होता है, कहने का मतलब ये हुआ। और उत्तर पद मतलब क्या? बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है, वही को बोलते हैं हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। ट्रिक समझते हैं। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखना है कि जिस किसी भी शब्द को अगर आप क्या संधि विच्छेद करके उसका विग्रह करें, तो अगर उसमें कारक विभक्ति चिन्ह का आए, तो हम कह सकते हैं कि वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर मैं बताता हूं कि हम किसी भी शब्द को लिए और उसका क्या किए, संधि विच्छेद करके उसका विग्रह किए। अगर विग्रह करने पर कोई भी कारक चिन्ह अगर आपके उस शब्द के बीच में आ रहा है, तो वहां पे होगा मेरा तत्पुरुष समास। चलिए समझते हैं पहले आगे से, उसके बाद और समझेंगे इसको, प्रकार समझते हैं। पहले इसको लिखिए। तो पहले देखते हैं तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद, यानी कि समास के भी 6 भेद और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद। तो आपको याद करने में आसानी हो गई कि समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आप कौन कौन से होते हैं समझते हैं पहले। तो पहला होता है क्रम तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष। अब आगे उसके बाद होता है चौथा आपादान तत्पुरुष, उसके बाद पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष, छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। चलिए हम बारी बारी से सभी तत्पुरुष को अच्छे से देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है मेरा कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष होता क्या है समझिएगा। तो कर्म तत्पुरुष क्या होता है, ट्रिक समझिए। को का लोप होता है, यानी कि को विभक्ति चिन्ह क्या होता है, लोप होता है। जो को क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्ह। मैंने आपको कारक पढ़ाया था अच्छे से, बहुत ही बेस्ट तरीका से पढ़ाया था मैंने कारक। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए समझते हैं, जैसे मतदाता यानी कि मत को देने वाला। देखिए को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था कि इसमें मतदाता में, तो हम कह सकते हैं कि मतदाता क्या होगा। ए अगर देखिए दो चीज ऑप्शन रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपको कि मतदाता कौन से समास के अंतर्गत आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा तत्पुरुष समास। अगर कोई बोलिए आपको कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है ये, तो आपको लगाना पड़ेगा कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म का जो विभक्ति होता है क्या होता है, को होता है। कर्ता ने क्रम को करण से, ठीक है, याद किया ना आप लोग। चलिए उसके बाद है रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। देखिए फिर को आया कि नहीं। उसके बाद है ग्रामगत, यानी कि ग्राम को गया हुआ। सब में को क्या भी है, विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मतदाता, ठीक है, उसके बाद रथ चालक, ग्रामगत, ये सब क्या है, कर्म तत्पुरुष है। तो अगला माखन चोर, यानी कि माखन को चुराने वाला। अगला है शरणगत, यानी कि शरण को आया हुआ। ठीक है, तो सब में क्या है, को विभक्ति चिन्ह का क्या लोप हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सब कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। उसके बाद है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष होता क्या है समझते हैं एक स्लाइड में इसको। चलिए करण तत्पुरुष क्या होता है, तो ट्रिक समझते हैं। जहां करण कारक चिन्ह का लोप होता है,
अब बताइए करण कारक चिन्ह का लोप यानी कि उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है करण का, तो कर्ता ने क्रम को करण से, यानी कि से इसमें क्या होगा आएगा, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। विग्रह करने पर इसके संधि विच्छेद करेंगे ना, इसका विग्रह करेंगे तो से इसमें जो कारक विभक्ति चिन्ह है इसका जिक्र होगा इसमें। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल समझते हैं, जन्मजात यानी कि जन्म से जात, यहाँ से आया कि नहीं। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है, से आया कि नहीं। गुण युक्त यानी कि गुणों से युक्त, तो हम कह सकते हैं सब करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, जन्मजात, मुंह मांगा, गुण युक्त। चलिए आगे देखते हैं आपादान तत्पुरुष। क्या है आपादान तत्पुरुष, समझते हैं। देखिए यहाँ से चलिए आपादान तत्पुरुष होता क्या है, तो जहाँ ट्रिक समझते हैं, जहाँ आपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। तो बताइए आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो ये होता है से। क्या होता है, ये भी होता है से, लेकिन क्या होता है इसमें अलगाव का बोध होता है, ठीक है। जैसे समझिएगा अलगाव मतलब क्या, उससे दूरी का बोध होता है ना, बिछड़ाव का बोध होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, तो बताइए धन उसके पास नहीं है, तो क्या अलगाव का बोध हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं। उसके बाद है लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया, लक्ष्य से दूर हो गया, है ना। अगला है क्रियाहीन, क्रिया से हीन, यानी कि वो क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया से क्या है उसका अलगाव हो चुका है। तो कह सकते हैं धनहीन, लक्ष्य का भ्रष्ट और क्रियाहीन, ये सब क्या है आपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे नेक्स्ट इसका है चौथा संबंध तत्पुरुष। क्या है संबंध तत्पुरुष, समझिए ठीक समझिए, जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि काके की, गागेगी, रारेरी, ठीक है, इसमें से कोई भी याद आए, ये होता है संबंध तत्पुरुष का कारक विभक्ति चिन्ह। समझिए जैसे जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, देखिए का आ गया कि नहीं। दिनचर्या, दिन की चंगिया, की आ गई कि नहीं। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है। तो जिसमें क्या हो संबंध तत्पुरुष के जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप होता है, तो वहां पे होता है संबंध तत्पुरुष। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष। ये क्या होता है ठीक समझते हैं, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है। अब बताइए अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ये होता है में, और क्या होता है, ये होता है पर, ठीक है। में पर यानी कि आधार का बोध करवाता है, ठीक है, आधार का बोध, समझिएगा आगे। नीति निपुण्य यानी नीति में निपुण, देखिए में आया कि नहीं आया, नीति में निपुण। उसके बाद है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, इसमें आधार का बोध हो रहा है। अगर है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब बताइए ये जो सवार किया है कहाँ बैठा हुआ है, घोड़े बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जहां पर में आए और पर आए कारक चिन्ह का लोप हो, तो वहां पे होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए अब हम आगे देखते हैं छठा और तत्पुरुष समास का लास्ट संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से, क्या होता है ट्रिक समझते हैं, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। अब संप्रदान किसको होता है, यानी कि को के लिए, क्या होता है इसका को, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है क्या होता है को और के लिए, क्या होता है को और के लिए, यही होता है इसका विभक्ति चिन्ह। अब जहां पे को और के लिए विभक्ति चिन्ह का क्या हो लोप हो, तो वहां पे होता है संप्रदान तत्पुरुष। समझते हैं एग्जाम्पल सहित। जैसे पहला है हथकड़ी, हाथ के लिए करी, देखिए के लिए आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर। उसके बाद सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देखिए के आया कि नहीं, के लिए आया कि नहीं। उसके बाद युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये भी आया के लिए आया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा संप्रदान तत्पुरुष जिसमें क्या हो उसका जो संप्रदान कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका क्या हो लोप हो, तो वहां पे होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए यहाँ पे आपके समास का जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी और ट्रिक था वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा कल आएगा, वह देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।